हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज हम लोगों का भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हम लोगों ने डाल रखा है, आप लोग इस चैनल की वेब प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग अच्छे से पूरे पूरे बढ़िया तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स कवर किए गए हैं। और चलिए आज हम लोग कथक शुरू करते हैं। पेज ऐड करने दीजिए मुझे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आप लोगों की क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसे बताना मत भूलिएगा। चलिए आज हम लोगों का शुरू होने जा रहा है कथक। कथक आपका कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। उम्मीदों का प्रदेश। पहले पेन थोड़ा पतला करने दीजिए, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो रहा है। हाँ तो चलिए, कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का है आपका। उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कथक मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था। ये मुख्य रूप से गांव या किसी मंदिर के किनारे पर किए जाते थे। जैसे आप लोग देखते होंगे जो उत्तर प्रदेश के होंगे नौटंकी वगैरह आती है उस टाइप की, जिसमें नर्तक जो है शास्त्रों की कहानियाँ सुनाते थे। इसकी उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र में रासलीला से हुई थी। ब्रज क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति रासलीला, यहाँ पे लिखता हूँ, ब्रज क्षेत्र की रासलीला से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस नृत्य की जो सेंट्रल थीम होती है वो राधा और कृष्ण होते हैं। सेंट्रल थीम राधा व कृष्ण होते हैं, उनकी कथाएं कही जाती हैं। इसका प्रसार भक्ति आंदोलन के समय मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास और नंददास जैसे लोगों ने किया था। आप लोग बताइए कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? कांस्टेबल में पूछा हुआ है आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। और अंततः मुगलों ने इसे दरबारी नृत्य बना दिया था तथा अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय यह मुख्य कला के रूप में विकसित हुआ। इसके मुख्य कला के रूप में इसे विकसित करने का श्रेय किया जाता है वाजिद अली शाह, अवध के नवाब थे। अवध के नवाब 20वीं शताब्दी में लीला सोखी ने इसे पुनर्जीवित किया। अवध के नवाब की मृत्यु के बाद 20वीं शताब्दी में इसे किसने पुनर्जीवित किया? लीला सोखी ने इसे पुनर्जीवित किया। और इसके बारे में क्या है? इस डांस में तबला वादक और नर्तक के बीच जुगलबंदी होती है तथा नृत्य धीमी गति से तेज होता रहता है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को फिगर भी दिखा देता हूँ। ये हम लोगों ने पिछले में कवर किया था। ये देखिए यहाँ पे तबला बजाते हैं और यहाँ पर फिर उसके बाद ये गीत प्रस्तुति से करती हैं, ठीक है। और पैरों में घुंघरू भी पहनते हैं। इसमें तबला, सितार और संतूर के द्वारा प्रदत्त हिंदुस्तानी संगीत पर पुरुष जो होते हैं वो तबला, सितार और हिंदुस्तानी संगीत बजाते हैं। और पुरुष नंगी छाती व धोती कुर्ता पहनकर तथा महिलाएं लहंगा चोली पहनकर। ये आप देख रहे हैं लहंगा और चोली है ना, यहाँ पर देखिए। अच्छा अरे यार अब कहाँ गया? ऊपर चला गया है। देखिए यहाँ पर लहंगा और चोली पहनी हुई और महिला दिखाई गई है आप लोगों को। अब चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। फिगर तो आप लोगों ने देख ही लिया, जो फिगर देखना था वही फिगर देखिएगा। लीला सोठी ने इसे जीवित किया। कथक में थाट, इसमें थाट क्या होता है? थाट होता है आपका बाहों और कलाइयों के माध्यम से सलामी। बाहों और कलाइयों की रेखा की एक मूवी है इन आँखों की मस्ती करके, उसमें देखिएगा, उसमें वो सलामी देती है वो कथक के रूप में ही। सलामी तथा नगमा जैसे चरण होते हैं। थाट, सलामी तथा नगमा जैसे चरण होते हैं। इन चरण के बारे में पूछ देता कि किस डांस से रिलेटेड है। चरण होते हैं। और कथक के मुख्य घराने हम लोग देख लेते हैं। कथक के घराने मुख्य घराने कौन से हैं? पहला है आपका लखनऊ घराना। लखनऊ घराने में कौन कौन से डांसर आते हैं? इसमें लखनऊ घराने के संस्थापक सबसे पहले पूछ देता है आपके। लखनऊ घराने के संस्थापक हैं वाजिद अली शाह। संस्थापक वाजिद अली शाह लखनऊ घराने के संस्थापक हैं। और इसमें और कौन से डांसर आते हैं? इसमें आपके आते हैं ईश्वरी प्रसाद, फिर आपके लच्छू महाराज वाले जितने हैं वो लखनऊ घराने के हैं। पहले आप लोग महाराज वाले देख लीजिए, एक लाइन से लीजिए। ईश्वरी प्रसाद आते हैं। ईश्वरी प्रसाद और वाजिद अली शाह दोनों को इसका संस्थापक माना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन में वाजिद अली शाह दिया तो वाजिद अली शाह, ईश्वरी प्रसाद दिया तो ईश्वरी प्रसाद चुनिएगा। फिर आपके आते हैं लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। आपके आते हैं इनके अलावा लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। और आपके आते हैं मायूराव,
दमयंती जोशी, इनके नाम याद कर लीजिएगा, खास करके यूपी के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। दमयंती जोशी, सुष्मिता बनर्जी, सुष्मिता बनर्जी, साथ साथ में आप लोग लिखते चलिए, सुष्मिता बनर्जी, सुचित्रा बनर्जी, सुचित्रा बनर्जी, प्रेरणा देशपांडे, प्रेरणा देशपांडे के बाद प्रीति सिंह, महुआ शंकर, महुआ मोहित्रा नहीं, महुआ शंकर, और आपकी मंजरी चतुर्वेदी के बाद बस इतने ही हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में मिला था इनको। फिर आपका आता है कौन सा घराना? जयपुर घराना। पेज ऊपर करने दीजिए। आपका आता है दूसरा है आपका पहला लखनऊ घराना, ये आपका जयपुर घराना। जयपुर घराने में कौन कौन से आते हैं? पहले हैं आपके पंडित बिंदादि महाराज, फिर हैं आपके भानुजी, पंडित बिंदादि महाराज एंड भानुजी, और ये हैं जयपुर घराना के संस्थापक, बिंदादि महाराज व भानुजी। कौन इनको क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए तो एकदम रामबाण है, जरूर पूछ देता है कि कौन किस घराने के संस्थापक हैं। पंडित बिंदादि महाराज और भानुजी जयपुर घराने के संस्थापक। फिर आपके आते हैं सुंदर प्रसाद, फिर आपके पुरु दहीच, और आपके हैं मंगला भट्ट। और फिर आपके आते हैं कौन? तीसरे के बाद आपका एक और घराना है बनारस घराना। तीसरा आपका बनारस घराने के संस्थापक हैं आपके जानकी प्रसाद आपके संस्थापक हैं। फिर आपकी हैं सितारा देवी, संस्थापक बनारस घराने के जानकी प्रसाद, और इसकी डांसर हैं सितारा देवी। और अस्थाना बहनों का क्या नाम था? नलिनी अस्थाना व कमलिनी अस्थाना। नलिनी अस्थाना एंड कमलिनी अस्थाना। नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना। फिर आपके आते हैं रायगढ़ घराना, चौथा रायगढ़ घराना। महाशिवरात्रि का समय चल रहा है इसलिए थोड़ा आप लोगों को आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी। अब रायगढ़ घराना के हैं राजा चक्रधर सिंह। आवाज़ के लिए आप लोग थोड़ा माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शोर बुला रहा है। संस्थापक हैं चक्रधर सिंह, संस्थापक हैं। आप लोग केवल मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिए, संस्थापक हैं, मैं इसे सुधार दूंगा जल्दी ही। शोभना नारायण, असल में मेरे घर के पास ही मंदिर है और महाशिवरात्रि का समय है तो इसको किसी को रोका तो नहीं जा सकता पूजा करने के लिए। और रायगढ़ घराना, इसमें नर्तक पैरों में घुंघरू बांध कर नाचता है, वह छंद व पाठ करने के लिए रुकता है, फिर उस छंद का नृत्य करके दिखाता है इस नृत्य में। अब इसके बाद आपका आता है कथक का तो सारा कवर हो गया, राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ घराने के संस्थापक। फिर उसके बाद आपके आते हैं मणिपुरी घराना। आपका आता है यहाँ पे वाइट पेन लेता हूँ, मणिपुरी घराना। मणिपुरी नृत्य जो होता है, मणिपुर की घाटियों में शिव और पार्वती की कथाओं को, कथक किसके रिलेटेड था? राधा और कृष्ण की, और ये शिव और पार्वती इसके सेंट्रल थीम होते हैं। शिव और पार्वती इसके सेंट्रल थीम होते हैं, ठीक है। 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद के आगमन से कृष्ण के इस नृत्य में केंद्र बन गए। बाद में 15वीं शताब्दी में जैसे जैसे वैष्णववाद आया उसमें कृष्ण भी केंद्र बने। यह आमतौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे शांति निकेतन में पुनर्जीवित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी और वहीं पर इसे पुनर्जीवित भी किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने विश्वविद्यालय शांति निकेतन में इसे पुनर्जीवित किया। और मणिपुर को राजा भागचंद्र ने संरक्षण दिया हुआ था। इस नृत्य को संरक्षण, जैसे लखनऊ के जो नवाब थे उन्होंने कथक को संरक्षण दिया था, उसी तरीके से। और कथक के बारे में एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मुगलों ने इसे दरबारी नृत्य बना दिया था कथक को, ये मैं पिछले में बताना भूल गया था, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे किसने संरक्षण दिया था मणिपुरी को? भागचंद्र ने, मणिपुरी राजा भागचंद्र।
भागचंद्र ने संरक्षण दे रखा था इसे। और इसमें आर्टिस्ट जो है ये एमटीएस में पूछा हुआ था कि पुंग चोलम किस नृत्य में बजाया जाता है, तो आरटीएस इसमें आर्टिस्ट जो होते हैं पुंग चोलम नाम का यंत्र बजाते हैं। पुंग चोलम एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है नामक यंत्र बजाते हैं। और तथा हाथों के जो घुमा घुमा के डांस किया जाता है और चेहरे को जालियों से ढके रहते हैं। यह नृत्य किस कब करते हैं, ये लाई हरोबा परोपर करते हैं, लाई हरोबा परोपर। और चेहरे को जाली से ढके रहते हैं, चेहरे को जाली से, अभी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, जाली से ढके होते हैं। और महिलाएं जो होती हैं आमतौर पर पटलोई या लहंगा पहनती हैं। महिलाएं जो पहनती हैं लहंगे को उसे पटलोई कहा जाता है, लहंगा ही होता है, महिलाओं के द्वारा पटलोई पहना जाता है। पटलोई लहंगा होता है, उसी को पटलोई कहते हैं। और सिर को जालीदार कपड़ों से ढकी रहती हैं। तथा नर जो होते हैं वो कृष्ण को दर्शाते हुए भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं। जो नर होता है वो कृष्ण को दर्शाते हुए भगवा रंग का कपड़ा, भगवा रंग का, रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए कहाँ गया आपका, यार हद है। हाँ देखिए ये चेहरे को जालियों से ढकी हुई है। और ये देखिए कृष्ण को दर्शाते हुए भगवा रंग का कपड़ा, यहाँ पर नर ने कृष्ण को दर्शाते हुए भगवा रंग का कपड़ा पहन रखा है। और यहाँ देखिए ये भी जालियों में पहनी है ये भी। और ये जो लहंगा नीचे पहना हुआ है टाइट सा है, इसे डंडा लगा के टाइट की रहती हैं, तो इसको हमको क्या बोलते हैं, पटलोई बोलते हैं। देखिए ये आपका कृष्ण और यहाँ पर जालीदार कपड़ा, और ये रहा आपका पटलोई, इसे पटलोई कहा जाता है। नीचे जो है और ये जाली से कपड़े को ढंकी रहती हैं, हो गया। फिर ऊपर और इसके मुख्य कलाकार माईबा पुजारी जो होते हैं उनको माईबा, पुजारी जो होता है उसे माईबा कहा जाता है, माईबा। और जो पुजारिन होती है, पुजारिन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मावी कहा जाता है। और ये दोनों किसका, मावा और मावी किसका किरदार निभाते हैं, दुनिया के निर्माण को विषय को प्रदर्शित करते हैं। और जयदेव के गीत गोविंद में मणिपुर से संबंधित अष्टपदी दिए हुए हैं। जयदेव की गीत गोविंद में से संबंधित अष्टपदी, जयदेव की गीत गोविंद में जो अष्टपदी दिए गए हैं उन्हीं को सेंट्रल थीम में रख के डांस किया जाता है। अष्टपदी उन्हीं को सेंट्रल थीम में रख के डांस किया जाता है। और मणिपुर से संबंधित अब हम लोग कलाकार देख लेते हैं। इससे ज़्यादा बाहर आप लोगों को मणिपुर के बारे में कुछ पूछेगा नहीं। इसके कलाकार कौन कौन से हैं, पहला है आपकी झावेरी बहनें। मैं इसको ट्रिक से भी याद करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। झावेरी बहनें में कौन कौन है, नैना है, सुवर्णा है, फिर आपकी हैं रंजना, नैना, रंजना, सुवर्णा, और कौन सी थी, दर्शना। फिर आपके दूसरे कलाकार कौन कौन से हैं, गुरु विपिन सिंह, ये सीरियल में पूछा हुआ है, गुरु विपिन सिंह के संबंधित हैं, गुरु विपिन सिंह। फिर आपके तीसरे हैं राजा चंद्रकीर्ति सिंह, राजा ये मणिपुर के ही राजा थे, राजा चंद्रकीर्ति सिंह। चारू सीजा। पांचवें आपके प्रीति पटेल। प्रीति सिंह कहाँ की हैं, कथक की नृत्यक हैं, और प्रीति पटेल आपकी मणिपुरी की हैं। और फिर आपके हैं राजकुमार सिंह व जीत सिंह, दोनों भाई हैं। छठवें आपके राजकुमार सिंह व जीत सिंह हो गए। फिर आपके आते हैं जमुना देवी, सातवां जमुना देवी। और इन डांसर को आप लोग जरूर याद करिएगा, डांसर से बहुत ज़्यादा आते हैं। जमुना देवी, ओझा बाबू सिंह, हर एक एग्ज़ाम में ओझा बाबू सिंह। और जिन जो डांस हैं उनके डांसर अगर बॉलीवुड एक्टर हैं तो उनको आप लोग खास स्पेशल ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कन्वेंशनल हैं डांसर उनको तो अब बच्चे रट लेते हैं, मगर जो डांसर आपके करने वाले हैं बॉलीवुड के हैं उनको नहीं रटते हैं। उनको लगता है कि इससे क्या ही आएगा, मगर उसी से अब ज़्यादा पूछने लगा है। आयोग भी होशियार हो चुका है, होशियार तो पहले से ही था, इसीलिए तो आपका एग्ज़ाम लेता है वो। उड़ीसा का आपका है ओडिसी नृत्य आपका उड़ीसा का है। और ओडिसी नृत्य में के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आपके उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाओं से इसके साक्ष्य मिलते हैं। उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और ये नाट्यशास्त्र में इसे ऑड्रा नाम लिखा गया है। जो भरत मुनि की नाट्यशास्त्र है उसमें इसे ऑड्रा नृत्य कहा गया है, ऑड्रा नृत्य कह के संबोधित किया गया है। और यह देवदासी परंपरा में केवल मेल करते थे, इसे
केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, केवल पुरुष करते थे, मेल करते थे। देवदासी परंपरा के अंतर्गत, देवदासी परंपरा मुख्य रूप से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थी, मगर इसे मेल भी करते थे और इसे गोटी पुआ भी कहा जाता था। जो मेल करते थे उसे गोटी पुआ कहते थे। गोटी पुआ आज भी आपका लोक नृत्य में आता है, उड़ीसा का लोक नृत्य है गोटी पुआ। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? जदुनाथ सिन्हा की पुस्तक अभिनव दर्पण, अभिनव दर्पण किसकी बुक है? जदुनाथ सिन्हा की। यहाँ पर हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि इसे केवल पुरुष करते थे देवदासी परंपरा के अंतर्गत, और जो ये पुरुष करते थे उसे गोटी पुआ नृत्य कहा जाता था। और इसके साक्ष्य उदयगिरी व खंडगिरी गुफा से मिलते हैं। और इसका पुराना नाम जो नृत्य नाट्यशास्त्र में वर्णित किया गया है उसे ऑड्रा कहते थे। और फिर उसके बाद आपका आता इसके मुख्य विषय जो थे विष्णु के अवतार व जयदेव की गीत गोविंद के छंद होते थे। रुक जाइए, पेज ऊपर करने दीजिए। इसमें विष्णु के अवतार व गीत गोविंद के छंद। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। गीत गोविंद के छंद जो होते थे वही इनके सेंट्रल थीम होते थे। और इसमें त्रिकोणमिति या ज्यामिति के जैसा डांस किया जाता है, अलग अलग मुद्राएं बनाकर। इसमें त्रिभंगा व चौक मुद्राएं होती हैं। इसमें त्रिभंगा व चौक, त्रिभंगा में त्रिभुज बनाया जाता है और चौक में होता है क्या आपका? वर्गाकार। शरीर हाथों से अलग अलग किस्म की ज्यामितीय आकृतियाँ बनाकर डांस करते हैं। और इसे हिंदुस्तानी संगीत पर प्रस्तुत किया जाता है। इसे हिंदुस्तानी संगीत पर प्रस्तुत करते हैं। इसे हिंदुस्तानी संगीत पर प्रस्तुत करते हैं। और इसमें क्या बजाया जाता है? ये आपका CHSL में पूछा हुआ था कि पखावज किस में बजाया जाता है, किस नृत्य में? तो इसमें पखावज भी बजाया जाता है, आपका बांसुरी भी बजाया जाता है, और फिर आपकी वीणा भी बजाई जाती है। वीणा बनाई। और उड़ीसी जो नृत्य होता है इसमें मंगलाचरणम, बट्टू, पल्लवी, अभिनय व मोक्ष, अरे यार मोक्ष ऐसे लिखेंगे, मोक्ष नामक चरण होते हैं, SSC एग्जाम वाले इन चरणों को ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग अगर यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चरण को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग आरओ की कर रहे हैं तब आप लोग चरण को ध्यान रखिएगा, नहीं तो कांस्टेबल के लिए आप लोग इसे ध्यान मत रखिएगा। यह चार्ल्स फैबरी व इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फैबरी व इंद्राणी रहमान के प्रयासों से प्रसिद्ध हुआ। इंद्राणी रहमान के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि मिली। और इससे संबंधित कलाकार हम लोग देख लेते हैं। इसके संबंधित कलाकार जो हैं आपके पंकज दास हैं, पंकज चरण दास, और आपके इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है पंकज चरण दास को, और संगीत नाटक पुरस्कार भी मिला हुआ है। और फिर आपके हैं देव प्रसाद दास। फिर आपके हैं संयुक्ता पाणी ग्रहण। फिर आपके हैं सोनल मानसिंह। और कौन सा नृत्य करती हैं आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने बताया था सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आप लोग पुराना रिवीजन करते रहिए, पुराना रिवीजन नहीं करेंगे तो ट्रिक वगैरह के चक्कर में केलू, और एक अच्छा स्टूडेंट ट्रिक वगैरह की मांग करता नहीं, मगर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एक का ट्रिक रटेंगे, 2 का ट्रिक रटेंगे। GS वैसे ही महासागर होता है, उसमें कितना ट्रिक रखेंगे? ट्रिक रटते रह जाएंगे। और भी तो सब्जेक्ट तैयार करने हैं आपको, ये ट्रिक ही रटना है। मीनाती मिश्र जैसे याद आते मुझे दोस्त का नाम याद आता है। इंद्राणी रहमान, मीनाती मिश्र, इंद्राणी रहमान, अरुणा मोहंती व कुमकुम मोहंती। ये दोनों बहनें हैं। कुमकुम जो जोड़े वाले हैं, बहनें हैं, उनका जरूर याद रखिएगा। जैसे झावेरी बहनी थी आपकी मणिपुरी नृत्य में, उस तरीके से। अब आप लोगों का आता है सतरिया। हम लोग देखेंगे सतरिया नृत्य। सतरिया आपका कहाँ का है? सतरिया है आपका असम का। सतरिया यह नृत्य आमतौर पर बौद्ध विहार और वैष्णव मठों में होता है। वैष्णव मतलब जो विष्णु के पुजारी हैं, वैष्णव मठ। 6वीं शताब्दी जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, आजीवक संप्रदाय, जैन संप्रदाय, इन सब के बारे में मैंने हिस्ट्री के लेक्चर में आप लोग इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने इसे अच्छे से बताया हुआ। वैष्णव मठ व बौद्ध विहार को ही मठ कहा जाता था, इनमें होता था। और इसे शंकर देव ने पुनर्जीवित किया। शंकर
देव ने इसे पुनर्जीवित किया, सतरिया नृत्य को पुनर्जीवित किया इसे शंकरदेव ने। और इसे कहाँ गाया जाता था? इसे सबसे पहले असम के सतरिया में ओजापल्ली नृत्य से विकसित किया गया। यह असम के सतरिया नामक ग्राम में ओजापल्ली, पहले ये ओजापल्ली से निकला हुआ है, ओजापल्ली नृत्य से निकला है। असम के लोक नृत्य है ये। और वैष्णव मठों में इसे सत्र व बौद्ध मठों में इसे भोकोटस कहा जाता था। वैष्णव मठों में इसे क्या कहते थे? इसे सत्र कहते थे, सत्र। और बौद्ध मठों में इसे क्या कहते थे? बौद्ध मठ में फिर कोई न कोई युक्ति आते जा रहा है, भोकोटस, भवकोटस कहते थे। और ये आधुनिक सतरिया नृत्य की दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुआ। पहला आपका गायन भयनार नाच, इसे जो सतरिया नृत्य था ये दो अलग अलग तरीके से विकसित हुआ। पहला है आपका गायन भयनार नाच, दूसरा है आपका खमनार नाच। यार बहुत हल्ला हो रहा है। और इसके जो कलाकार हैं, चलिए इसके कलाकार को बता के मैं ख़त्म कर देता हूँ। मोहिनी अट्टम आपको मैं अलग से अपलोड कर दूँगा या मैं बाद में रिकॉर्ड करके इसी में ऐड कर दूँगा। चलिए पहला कलाकार देख लीजिए इसके, बापूराम। अरे यार हद, चलिए बाद में देखा जाएगा। हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है यहाँ पर। और हम लोग अपना सतरिया का देख रहे थे, मुझे चेक कर लेने दीजिए। हाँ, सतरिया का हम देख रहे थे। और सतरिया के हम लोग गायक के बारे में देखने वाले थे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं गायक के बारे में। गायक नहीं, डांसर्स के बारे में। उस दिन वीडियो रोकनी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, क्योंकि मेरे बगल में ही रामायण पाठ बैठा हुआ था, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए सतरिया के, यहाँ से ये वीडियो जोड़ी गई है, मैं आपको एडिट करके इसमें दे दूँगा। सतरिया के नृतक यानी डांसर, सतरिया के डांसर। सतरिया आपका असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके डांसर हैं, पहले हैं आपके बापूराम बारबायम। फिर दूसरे हैं आपके गहन चंद्र गोस्वामी। तीसरे हैं आपके ललित चंद्र ओझा। चौथे हैं आपके रामेश्वर सैकिया बहुत एग्जाम में पूछता है, रामेश्वर सैकिया। और हिस्ट्री की लेक्चर थोड़ा महाशिवरात्रि और बगल में पूजा पाठ की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, मगर अब से आपके मंडे से आपके हिस्ट्री की लेक्चर सारे कंटिन्यू होंगे। हरिचरण सैकिया, रामेश्वर सैकिया और हरिचरण सैकिया। और ये दोनों भाई नहीं हैं कि झावेरी बहनों की तरह, इनको भाई समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतिम अपना शास्त्रीय नृत्य, मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का है? केरल का है। केरल का और कौन सा एक नृत्य था बताइए आप लोग? पीछे मैंने बताया। इसमें देखिए मोहिनी अट्टम में इसमें सारी आर्टिस्ट जो होती हैं महिलाएं होती हैं, महिला प्रधान होता है। सारे आर्टिस्ट महिलाएं होती हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 934 BC में नेदुमपुरातल्ली नामक शिलालेख में मिलता है। और त्रावणकोर के राजा जो थे स्वाति थिरुमल, त्रावणकोर के राजा स्वाति थिरुमल, जिनका नाम था स्वाति थिरुमल, इन्होंने इसे कलामंडलम, इसको संरक्षण देने के लिए कलामंडलम नृत्य विद्यालय स्थापित किया था। स्वाति थिरुमल ने कलामंडलम नृत्य विद्यालय स्थापित किया था। और इस नृत्य को कलामंडलम नृत्य विद्यालय में देवदासी परंपरा के तहत किया जाता था। ये भी एक देवदासी नृत्य है। देवदासी प्रथा साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से अधिकतर जो नृत्य आपको मिलते हैं वो देवदासी प्रथा के द्वारा ही संरक्षित मिलते हैं। और इसीलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। मोहिनी अट्टम को दासी अट्टम भी कहते हैं, देवदासी नृत्य के द्वारा प्रफुल्लित होने के कारण दासी अट्टम भी कहा जाता है, क्योंकि देवदासी प्रथा के द्वारा ही संरक्षित हुआ था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसी को होता है। एक बात और हम लोग ध्यान रखिए, दासी अट्टम के साथ साथ और किसे कहते हैं? भरतनाट्यम को भी दासी अट्टम कहते हैं। भरतनाट्यम को भी दासी अट्टम कहा जाता है। और इसे वल्लीडेलु द्वारा विकसित किया गया था, जिसे VN मेनन ने कल्याणी कुटियम्मा के साथ पुनर्जीवित किया। पेज ऊपर करने दीजिए। इसे विल्लुर, केरल के थोड़े नाम प्रोनाउंसिएट करने में मुझे दिक्कत हो रही है, उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा।
वल्ली डेलू के द्वारा विकसित हुआ था। और इस नृत्य को किसने संरक्षित किया, पुनर्जीवित किया? वी.एन. मेनन की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा। वी.एन. मेनन ने किसकी सहायता से? कल्याणी कुटी अम्मा की सहायता से। कल्याणी अम्मा भी इनको कहा जाता है, कल्याणी अम्मा। इसे विष्णु के अवतार को वर्णित किया जाता है और इस नृत्य का लक्ष्य पहलू सौंदर्य व अनुग्रह है। विष्णु के स्त्री अवतार को इसमें दर्शाया जाता है, विष्णु के स्त्री अवतार को दर्शाने में होता है। और इस नृत्य का लक्ष्य पहलू सौंदर्य व अनुग्रह है। लास्ट से होता है, लास्ट पहलू सौंदर्य व अनुग्रह है। और यह नृत्य वायु तत्व का प्रतीक है। ये डांस किसका प्रतीक माना जाता है? वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है यह डांस। ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार। उससे ज़्यादा अब इसमें अंदर और कुछ पूछता नहीं है। देखिए, पहले हैं आपके शांताराव, यानी वी शांताराव भी कहा जाता है, शांताराव। और शांताराव के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये जो थे ये कथकली, वी शांताराव कथकली भी करते थे, भरतनाट्यम भी करते थे एंड कुचिपुड़ी भी करते थे। कुचिपुड़ी बताइए कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ये तीनों नृत्य करते थे। ठीक है। और इनको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। वी शांताराव के बारे में तो आपने जान लिए। अब उसके बाद दूसरे कौन से हैं इंपॉर्टेंट हैं? ये हेमा मालिनी भी आपका मोहिनीअट्टम भी करती हैं और आपका भरतनाट्यम भी करती हैं। हेमा मालिनी भाई धर्मेंद्र जी वाली। फिर आपके भारती शिवाजी, ये सारी महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा। चौथी हैं आपकी सुनंदा नायर। पांचवी हैं आपकी कल्याणी अम्मा। इन्हीं की सहायता से वी.एन. मेनन ने इसे पुनर्जीवित किया था इस नृत्य को। छठी है आपकी कलामंडलम छेमवती या कल्याणी कुटी अम्मा, इनको कहा जाता है। कल्याणी अम्मा हो गई। कलामंडलम छेमवती, पेज ऊपर करने दीजिए। और उसके बाद है आपके जया प्रभा मेनन। सातवीं है आपकी जया प्रभा मेनन, वही जया प्रभा जो राज्यसभा सांसद हैं और हीरोइन थी। आठवां आपकी कनक रेले के बारे में बहुत पूछता है। एसएससी के एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है कनक रेले, और भी एग्ज़ाम में पूछा था। कनक रेले इनको पद्म भूषण मिला था 1954 में। पद्म विभूषण के बाद दूसरा नंबर आता है इसका पद्म भूषण का, 1954 में मिला था। और फिर उसके बाद है आपकी माधुरी अम्मा, 8वां माधुरी अम्मा। और आप लोग यहीं पे, इससे ज़्यादा आप लोगों का बाहर और कुछ नहीं आएगा और यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, 2-3 बार जब रिवीजन करेंगे ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे मैं इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होंगी जो याद करने वाली, वो मैं अपने इसी चैनल में शॉर्ट्स वीडियो के रूप में बना के डाल दूंगा, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में आपका देखेंगे ज़्यादा समय नुकसान नहीं होगा, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। इस चैनल का नाम, और कुछ भी सजेशन हो या किसी भी किस्म का कोई कमेंट हो या कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। या कहीं आपको गलती लगता हो कि हाँ आपने यहाँ पर गलत कर बता दिया है तो वो भी आप लोग बताइएगा, उसका भी वेलकम है। और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।